प्यारे बच्चों स्वागत है आपका मैकियावेली भाग 2 में। तो आइए आज बात करते हैं मैकियावेली के द्वारा दिए गए मानव स्वभाव संबंधी विचार और उसकी आलोचना के बारे में। पहले भाग में हमने मैकियावेली के कुछ विचारों को पढ़ा था, जिससे आपको लग गया होगा कि मैकियावेली पर इटली की तत्कालीन परिस्थितियों का कितना व्यापक प्रभाव पड़ा और उसी के आधार पर उसने मनुष्य के स्वभाव की व्याख्या की है। मनुष्य को किस प्रकार से मैकियावेली देखते हैं, तो आइए इनको जानते हैं। मैकियावेली के द्वारा सभी विचार और जो धारणा थी उनके मानव संबंधी विचारों पर ही आधारित है और मुख्य रूप से मैकियावेली ने तत्कालीन इटली की परिस्थितियों को देखते हुए जो व्यक्ति है उसे मूर्ख और दुर्बल माना। साथ ही साथ कुछ परिस्थितियों में उसने देखा कि मनुष्य में मूर्खता और दुर्बलता का मिश्रण भी है। स्वार्थ और अहंकार मानव स्वभाव के मूल में हमेशा विद्यमान होते ही होते हैं और सद्गुण परोपकार जैसे गुणों के बारे में उस मनुष्य को पता ही नहीं होता। ऐसी स्थिति में मनुष्य में ज़्यादातर मूर्खता भरी होती है और इसीलिए उसने एक निरंकुश राजा की कल्पना की जो कि इटली को एकीकृत कर सके। पहले भाग में हमने बात की थी कि ज्यूसेppe मैत्सनी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की 1832 में, जिस पर मैकियावेली के विचारों का काफ़ी प्रभाव पड़ा और अंततः इटली का एकीकरण हुआ। तो मैकियावेली का मानना था कि जो व्यक्ति है वो जन्म से ही बुरा होता है, इसलिए उसकी बुराइयों को दूर करने के लिए एक ऐसा शासक होना चाहिए जो उस पर नियंत्रण रख सके। मैकियावेली ने अपनी जो रचना थी प्रिंस, उसमें साफ साफ लिखा है, सामान्य रूप से मनुष्य के बारे में कहा जाता है कि वह कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ मतलब आप सभी जानते हैं, जो किसी का ऋण नहीं मानता, जो चंचल होता है, झूठा होता है, कायर होता है, लोभी होता है। जब तक उन्हें आपसे लाभ है वो आपके बने रहेंगे। ये प्रायः मनुष्य का स्वभाव भी होता है। जब तक किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से काम होता है तब तक वो उसका बना रहता है, प्रिय बना रहता है, और उसके बाद जब उसका काम निकल जाता है वो आपको पहचानता भी नहीं है। यही बात मैकियावेली ने की। उस समय तक वो आपके लिए रहेंगे, अपने जीवन, रक्त, संपत्ति तथा बच्चों का बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे जब तक उनका काम होगा। तो मनुष्य ने इस चीज़ को देखते हुए साफ साफ कहा कि मनुष्य प्रायः जन्म से ही बुरा होता है, स्वार्थी होता है, लालची होता है और वो केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पर ही ध्यान देता है। इसके अलावा जैसे ही उस व्यक्ति की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी वो फिर से आपके विरुद्ध हो जाएंगे। मनुष्य किसी के लिए तभी तक लाभकारी होता है जब तक उसके स्वार्थ सिद्ध ना हो जाएं। प्यारे बच्चों, आइए आगे जानते हैं मैकियावेली के बारे में। एक प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो आप सभी जानते हैं, प्रायः प्रत्येक दार्शनिक जिन परिस्थितियों में जन्म लेता है उस पर उन परिस्थितियों का व्यापक प्रभाव पड़ता है और मैकियावेली पर भी उसकी तत्कालीन परिस्थितियों का व्यापक प्रभाव पड़ा, जिसके कारण उसको अपने युग का शिशु कहते हैं। इसमें इटली को अपने युग का शिशु कहने का मुख्य कारण था जो इटली है वहाँ की तत्कालीन परिस्थितियों का असर मैकियावेली पर पड़ा, जिसके कारण मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा गया। तो आइए जानते हैं मैकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा गया, उसकी कुछ कारण। मैकियावेली का युग पुनर्जागरण का युग था और इस कारण पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी उसे कहा गया। मैकियावेली अपने युग में जितना प्रभावित हुआ उतना बहुत ही कम लेखक अपने युग में प्रभावित हुए। इसे छोड़कर शायद ही कोई दूसरा लेखक या राजनीतिक विचारक रहा होगा जिसने अपना संपूर्ण लेखन कार्य समकालीन परिस्थिति के आधार पर किया हो। आप सभी जानते हैं, प्लेटो हो या अरस्तु हो, इन्होंने या इनके विचारों पर किसी भी प्रकार के पुनर्जागरण का प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय पुनर्जागरण काल नहीं चल रहा था। लेकिन इटली क्योंकि 5 टुकड़ों में विभाजित था, फ्लोरेंस, वेनिस, नेपल्स, मिलान और रोम, तो उस समय जो पुनर्जागरण की स्थितियाँ थी उसका प्रभाव इस पर बहुत ज़्यादा पड़ा। इसी के बारे में कहा जाता है कि मैकियावेली इटली में 15वीं शताब्दी में अगर पैदा ना होता तो उसे राजदर्शन के इतिहास में वो स्थान प्राप्त भी ना होता जो उसे आज प्राप्त है। अगर मैकियावेली का जन्म 14वीं शताब्दी में होता, 13वीं या 12वीं में होता, तो आज हम मैकियावेली को पढ़ भी ना रहे होते, उसको जान भी ना रहे होते। लेकिन क्योंकि 15वीं शताब्दी में इटली में पुनर्जागरण काल चल रहा था, जिसके कारण हम आज मैकियावेली को जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और मैकियावेली के विचारों पर पुनर्जागरण का प्रभाव भी पड़ा। मैकियावेली ने व्यक्ति के संबंध में विचार दिए हैं, विधि या कानून के संबंध में विचार दिए हैं, अपने राजदर्शन में राजा के संबंध में विचार दिए हैं। तो उसी संबंध में आप सभी जान चुके हैं कि व्यक्ति के बारे में मैकियावेली ने कहा है
कि वो स्वार्थी होता है, लालची होता है, संकोची किस्म का होता है और केवल अपने हित साधने के लिए ही वो सभी कार्य करता है। इसी के साथ साथ आपने राजा के बारे में भी जाना। मैकियावेली ने कहा कि राजा को निरंकुश होना चाहिए और उसे हमेशा कठोर शासन अपनाना चाहिए। राजा में लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए, शेर जैसा साहस होना चाहिए। तो उससे आगे आज हम तीसरे विचार के बारे में बात कर लेते हैं कि विधि के संबंध में मैकियावेली के विचार क्या थे। मैकियावेली क्योंकि राजतंत्र का समर्थक था, निरंकुश राजतंत्र खास करके, तो उसकी विधि के संबंध में जो विचार थे वो अत्यंत संकुचित थे। वो मध्यकालीन विचारकों की तरह प्रकृति या देवी अधिकारों में विश्वास नहीं रखता था। वो केवल नागरिक विधियों की कल्पना करता था जो शासक या राजा के द्वारा बनाई जाती थी। उसके अनुसार राज्य की स्थापना से पूर्व कोई कानून या व्यवस्था अस्तित्व में थी ही नहीं, क्योंकि जब तक राजा ही नहीं होगा तो कोई कानून भी नहीं होगा। नागरिक कानूनों द्वारा ही प्राकृतिक अराजक अवस्था का अंत हुआ तथा समाज को एकता के सूत्र में बांधा गया। मैकियावेली के अनुसार जो कानून का स्रोत है वो शासन ही है, यानी कि राजा, और इस प्रकार उसकी विधि संबंधी धारणा संकुचित है किंतु निश्चित रूप से यथार्थवादी है, क्योंकि यदि राजा होगा, शासन होगा, तो वही कानून का निर्माण करेगा और उसके आधार पर ही शासन चलेगा। तो आप एक चीज़ स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि मैकियावेली चर्चा करता है राजा के द्वारा जो निर्मित कानून हैं उनकी, प्राकृतिक कानून या देवी कानून जैसी अति प्राकृतिक या अमानवीय जो कानूनों की हम कल्पना करते हैं वो मैकियावेली के विचारों में उस समय उपलब्ध थी ही नहीं। यानी कि जो कानून है वो राजा के द्वारा ही बनाए गए हैं ताकि वो जनता पर शासन कर सके। मैकियावेली का दूसरा एक सामान्य सिद्धांत है जिस पर उसने बार बार बल दिया है, वो यह है कि समाज में कानून का निर्माता सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। अगर कानून निर्माता ही नहीं होगा तो समाज में अनुशासन नहीं होगा। उसका विश्वास है कि एक नवीन राज्य की स्थापना में एक बुद्धिमान विधि निर्माता की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और ये जो विधि निर्माता है इसे ही वो शासक के नाम से संबोधित करता है, चाहे वो एक व्यक्ति हो, राजा हो या राजमुकुट के रूप में एक संस्था हो। उसके द्वारा निर्मित जो नियम होंगे नागरिकों के जीवन को नियमित कर सकेंगे और उन्हीं नियमों के द्वारा नागरिकों में नैतिक गुणों का विकास होगा और जिससे राष्ट्रीय चरित्र का उत्थान होगा। मैकियावेली का मुख्य उद्देश्य था इटली को एकता के सूत्र में बांधना। समाज का उद्धार एक बुद्धिमान विधि निर्माता ही कर सकता है। इसलिए मैकियावेली ने एक राजा की कल्पना की। विधियाँ संपूर्ण ढांचे का निर्माण नहीं करती बल्कि सामाजिक, नैतिक, आर्थिक ढांचे को भी प्रभावित करती हैं। इसलिए ये जो विधियाँ हैं, कानून हैं, इनका निर्माण एक व्यक्ति के द्वारा ही किया जाना चाहिए। मैकियावेली ने शासक के कर्तव्य के सिद्धांत भी दिए हैं। आप जानते हैं जो प्रिंस रचना है उसके 18वें अध्याय में मैकियावेली ने उन सिद्धांतों का उल्लेख किया है जिसके आधार पर राजा को अपना आचरण करना चाहिए। इस विषय में उसने कुछ शिक्षाएं भी दी हैं कि राजा को किस प्रकार से अपना आचरण करना चाहिए, उसके बारे में जानते हैं। उसकी पहली शिक्षा थी कि राजा को अधिकाधिक शक्ति का अर्जन करना चाहिए। मैकियावेली एक धारणा में विश्वास करता था, वो था शक्ति ही सत्य है, माइट इज़ राइट, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शक्तिशाली की ही विजय होती है हमेशा। तो इस विचारधारा के अंतर्गत मैकियावेली कहता है कि समस्त राजनीतिक विचारधारा का जो केंद्रीय तत्व है वो है शक्ति। मैकियावेली अपने राजा को अधिकाधिक शक्ति प्रदान करने के पक्ष में था कि ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली अगर राजा होगा तो वो व्यक्ति शासन को ठीक प्रकार से चला पाएगा और अपने कर्तव्यों का पालन भी करा पाएगा, साथ ही साथ जनता की जो राजभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है, उसे प्राप्त कर सकेगा। और ऐसी स्थिति में जो नागरिक राष्ट्र प्रेमी होंगे, जो राष्ट्र की सेवा के लिए हर समय उपलब्ध होंगे, तैयार रहेंगे, वो बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के समय व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम होंगे और राजा को शासन करने में आसानी होगी, साथ ही साथ राजा शक्तिशाली भी होगा। इसके अलावा मैकियावेली ने दूसरी बात की, साम दाम दंड भेद को अपनाना। राजा को साम दाम दंड भेद को अपनाना चाहिए। साम यानी कि समझाना, दाम अर्थात दाम देकर खरीदना, दंड अर्थात सजा की व्यवस्था करना और भेद अर्थात फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाना चाहिए, जिससे उसका राज्य शक्तिशाली बन सके। तीसरा मैकियावेली का एक और महत्वपूर्ण विचार, राजा में शेर जैसा साहस और लोमड़ी जैसे गुणों का होना बहुत आवश्यक है। आप सभी जानते हैं शेर बहुत साहसी होता है और लोमड़ी को हमेशा चालाकी का प्रतीक माना जाता है। यानी कि शेर को अपने जाल में फंसाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर राजा शेर जैसा साहसी है और लोमड़ी जैसी चालाकी अगर उसके अंदर है तो वो राजा बहरूपिया बन सकता है और किसी भी माध्यम से अपने राज्य को चलाने में सक्षम हो सकता है। राजा के पास अगर ये गुण होंगे तो राजा का जो राज्य होगा वो अत्यधिक शक्तिशाली होगा और जो
छुपे हुए भेड़िए रूपी शत्रु होते हैं वो उनका विनाश करने में सक्षम होगा। चौथी बात वो करता है कि राजा को क्रूरता का प्रदर्शन करना चाहिए। मैकियावेली के अनुसार जो राजा है वो हमेशा क्रूर दिखना चाहिए, भले ही वो अंदर से दयालु हो लेकिन बाहर से दिखने में वो क्रूर होना चाहिए। और राज्य की प्राप्ति करने के लिए उसमें हमेशा इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि समय समय पर वो शत्रुओं का दमन कर सके। एक और उसने बात की मैकियावेली ने कि एक राष्ट्रीय सेना होनी चाहिए, पूरे देश के लिए एक मजबूत सेना होनी चाहिए जिसका जो शासक होगा वो नेतृत्व करेगा। और यदि सेना शक्तिशाली होगी तो राष्ट्र भी शक्तिशाली होगा। कभी कभी हमारे मित्र राष्ट्र हमें सेना उपलब्ध कराते हैं, हमें उस सेना पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि वो विश्वासघात भी कर सकते हैं। अगली बात जो मैकियावेली ने की राजा के बारे में वो था कानूनों का कठोरतापूर्वक पालन। कानूनों का पालन बहुत आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति कानून का पालन नहीं करेगा तो राज्य शासन ठीक से नहीं कर सकेगा और राजा की जो कार्यप्रणाली है उस पर प्रश्न चिन्ह उठेंगे। ऐसी स्थिति में कानूनों का पालन नितांत आवश्यक है। अतः राजा के द्वारा सामाजिक मामलों में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं दिखाई जानी चाहिए। कठोरतम दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कानून का पालन न करने वाले लोगों को सदैव दंड का भय बना रहेगा। सातवीं एक बात की उन्होंने सैनिक शक्ति का विस्तार और युद्ध की स्थिति बनाए रखना। मैकियावेली की मान्यता थी कि सैनिक शक्ति का विस्तार किया जाना चाहिए, लगातार अपनी सेना को बढ़ाते रहना चाहिए और युद्ध की स्थिति को बनाए रखना चाहिए। राज्य का हमेशा विस्तार किया जाना चाहिए, यानी कि आप उनके शब्दों से समझ रहे होंगे, विचारों से समझ रहे होंगे कि मैकियावेली साम्राज्यवाद का समर्थक था। और यदि युद्ध की स्थिति बनी रहेगी तो हमेशा सैनिक युद्ध के लिए तैयार रहेंगे, फिट रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे और देशभक्ति की भावना उनमें काम करेगी। साथ ही साथ पूरे राष्ट्र में एकता और अखंडता भी बनी रहेगी। एक और विचार उन्होंने दिया, आठवां विचार, आचरण भय मुक्त हो लेकिन घृणित नहीं। राजा को ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे प्रेम भी करें, ऐसा न हो कि केवल उसे डरते रहें, उसे आतंकित होते रहें। यदि ये दोनों गुण एक साथ उस राजा में हो तो राजा श्रेष्ठ शासन करता है। और भय उत्पन्न करने के लिए उसके द्वारा दंड भी दिया जाना चाहिए समय समय पर, ताकि राष्ट्र की रक्षा की जा सके। नौवां विचार है मैकियावेली का, सम्मानपूर्ण आचरण। प्रत्येक राजा को दयालुता का गुण भी अपनाना चाहिए क्योंकि समय समय पर जो बुद्धिमान वर्ग होता है उनके प्रति सम्मान दिखाना अत्यधिक आवश्यक होता है। यदि बुद्धिजीवी वर्ग की अवहेलना की जाए या स्त्रियों का अपमान किया जाए, संपत्ति छीनी जाए, तो ऐसी स्थिति में जो जनता है वो विद्रोह कर सकती है। मैकियावेली का एक और विचार है 10वां, व्यापार और वाणिज्य के संबंध में। उन्होंने वाणिज्य और व्यापार का विकास करने के लिए राजा को बाध्य किया है। शासक को स्वयं व्यापार और वाणिज्य संबंधी कार्य नहीं करना चाहिए, किंतु उसे राज्य में इसके लिए विकास कार्य अवश्य करने चाहिए। जब राज्य में कृषि, व्यापार, वाणिज्य का विकास नहीं होता तो राज्य गरीब होता है, निर्धन होता है और इसके बहुत दुष्परिणाम राजा को भोगने पड़ते हैं। राजकोष खाली हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो अधिक से अधिक व्यापार करें, कार्य करें और राजकोष को भरें। अगला था मैकियावेली का विचार, मितव्ययिता व उदारता। और एक अच्छे राजा को मितव्ययी भी होना चाहिए, कम खर्चीला, व्यसनी नहीं होना चाहिए। राज्य के धन को भोग विलास पर या अनाप शनाप खर्च नहीं करना चाहिए। लड़ाई से जो प्राप्त होने वाला माल है, धन है, उसका उदारतापूर्वक जनता और सैनिकों में विभाजन करना चाहिए। यदि इस प्रकार से राजा कार्य करता है तो उसे यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और जनता में वो लोकप्रिय राजा बनता है। मैकियावेली ने एक बात और कही कि राजा को हमेशा चापलूसों से दूर होना चाहिए जो चाटुकारिता करते हैं। राजा को अपने सलाहकार और मंत्रियों के चयन में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। शासक को सदैव चापलूसों से बचकर रहना चाहिए। चापलूस लोग राज्य और राजा के लिए संकट उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बात मैकियावेली ने कही कि राजा में कला और साहित्य के प्रति रुचि होनी चाहिए। राजा को साहित्य और कला, संगीत आदि का निपुण होना चाहिए, संरक्षक होना चाहिए। साथ ही साथ कलाकारों, शिक्षकों, विद्वानों का सम्मान करने वाला होना चाहिए। इसके अलावा इन गुणों को सीखने वाला होना चाहिए। राजा यदि इन गुणों को प्राप्त करेगा तो वो श्रेष्ठ राजा कहलाएगा। मैकियावेली ने द प्रिंस में कुछ और बातें भी कही हैं कि राजा किस प्रकार होना चाहिए। तो राजा में निपुणता और योग्यता का भी गुण होना चाहिए। निपुणता और योग्यता को प्रोत्साहित करने के लिए राजा के द्वारा समय समय पर अपने जो व्यक्ति हैं, राज्य के कर्मचारी हैं, उन्हें पुरस्कार, उपाधियां और पद प्रदान किए जाने चाहिए। ये चीज़ें व्यक्ति का मनोबल बढ़ाती हैं। राजा को दंड आदि के अप्रिय कार्यों को करने से बचना चाहिए। और अंतिम बात, शक्ति संतुलन बनाए रखना।
मैकियावेली के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राजा को शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहिए तथा पड़ोसी राज्यों के साथ संधि करते रहना चाहिए। यदि पड़ोसी राज्यों के साथ संधि मित्रता नहीं होगी तो वो पड़ोसी राज्य अपनी शक्ति के बल पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार जो मैकियावेली था उसने द प्रिंस नामक पुस्तक में राजा के कुछ कर्तव्य, कुछ विशेषताएं बताई और राजा को किस प्रकार होना चाहिए उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। शेष हम चर्चा करेंगे मैकियावेली के भाग 3 में। आशा है आपको ये भाग पसंद आएगा। इसको बार बार सुनिए, बार बार सुनने पर आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।